एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप, यानी कि हीट एवं टेम्परेचर। हीट एवं टेम्परेचर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मैं उसका डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके। तो मैं सीधे टॉपिक पर आपको लिए चलता हूँ। सेट एक का पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगा? अणु क्या होगा? उसका चाल बढ़ जाएगा कि ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा या अणुओं का भार घट जाएगा। जैसे भी किसी भी वस्तुओं को हम गर्म करते हैं तो उसमें अणुओं का जो है स्पीड जो है, अणुओं का चाल जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया हुआ, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल वेग का, और डी में दिया है कि उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर होगा कि उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का चाल बढ़ जाता है। ये ऑप्शन इसका डी होगा। प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी। नहीं, अगर कोई गर्म वस्तु है, ये गर्म वस्तु है, ये ठंडा वस्तु है, तो हमेशा ठंडा वस्तु की तरफ ऊर्जा का प्रभाव होता है। बी में दिया कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। ये सही है, ऑप्शन बी। और सी में दिया उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगा। डी में पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगा। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। प्रश्न 4 में दिया है कि किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, और डी में ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रश्न 5 में दिया है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो तब उसके अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, और डी में भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी जो है की ऊर्जा, उसकी चाल जो है, उसकी चाल घट जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? डेबी ने, रमफोर्ड ने, सेल्सियस ने और फ़ारेनहाइट ने। जहाँ तक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सवाल है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ताप का मापने का, जो है तापमान को मापने का एक यंत्र है, और ये रमफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये रमफोर्ड कहा था, ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में दिया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? रमफोर्ड, जूल, डेबी अथवा डी में दिया है सेल्सियस। तो इसका सही हुआ डेबी ने। डेबी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। ये डेबी ने किया था, ऑप्शन सी। प्रश्न 8 में दिया है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहता है। इसका मान कितना होता है? 4182 जूल या किलो कैलोरी। उसके बाद बी में दिया है 4.186 की जूल किलो कैलोरी, और सी में दिया है 4.186 इंटू 10⁷, डी में दिया उपरोक्त सभी। ये सभी का कैलकुलेशन करने पर वैल्यू समान होगा, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? ये W/Qj, W इंटू Qj, Q/Wj या J/Q इक्वल टू W। इसका सही उत्तर हो जाएगा W/Qj, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया हुआ है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। ऐसा क्रिया में क्या होता है?
उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है नहीं। सी में दिया कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। डी में उष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। कब होता है? जब कुछ पानी का लगातार जब पानी का मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। प्रश्न 11 में दिया कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी में बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है और डी में अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बॉयलर के अंदर जो होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है। ये नहीं होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये सही है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और डी में भीतर से जल बाहर निकलती है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता नहीं। इसका सही रीजन है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए ठंड मौसम में जैसे ही हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो हमें वो गर्म महसूस होता है। प्रश्न 13 में दिया कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका होगा केल्विन। तापमान की इकाई, ताप का मापमान एसआई में है केल्विन। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का ये तापमान का है, ऑप्शन डी सही होगा। 15 में दिया हो कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट? 15 का हो जाएगा आपको केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। 16 में दिया कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता कितना? 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10⁻² जूल, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, ये और उसके बाद 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल डी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया है कि जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बी में दिया है कि अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए नीचे में गर्म रहता है। प्रश्न 18 में दिया है कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता क्यों? रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर के नहीं, अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, इसलिए उसको जो है गर्मी महसूस नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न 19 में दिया कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बर्फ़ को जैसे ही आपस में दबाएंगे तो गलनांक क्या होगा? उसका घट जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 20 में सेट 1 का अंतिम प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर होगा। इस प्रकार से सेट 1 का हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन कराया, ताकि जो भी आने वाली परीक्षा है उसमें आप इसको देख लीजिए और उसमें बेहतर से बेहतर आपका एक्यूरेसी सही होगा। सेट 2 का पहला प्रश्न है, ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक प्रभाव, जूल प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? ये सीबेक प्रभाव पर होता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे? ए में दिया प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, डी में नाइट्रोजन गैस तापमापी। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, जिसे हम पायरोमीटर भी बोलते हैं।
प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक, पेल्टियर, स्टीफन या जूल के सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है ये? तो ये स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया है कि दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस उत्तापमापी से मापा जाता है? तो ताप युग्ममापी ताप से, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जिसे पायरोमीटर भी बोलते हैं से मापा जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी यानी कि द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न होता है, एल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डीम्ड एल्कोहल का विश्व उत्पादक परास अधिक होता नहीं, एल्कोहल का द्रव्यमाप जो होता है निम्न होता है, इसीलिए। 6 में दिया हुआ है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? 100 से 250, 100, 250 से 500 या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? सही उत्तर होगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। प्रश्न 7 में दिया है कि थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है क्या? दो अधातुओं द्वारा थर्मोकपल या एक सदृश धातुओं द्वारा, दो असदृश अधातुओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है थर्मोकपल। प्रश्न 8 में सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? प्लेटिनम तापमापी से, गैस तापमापी से, पायरोमीटर से, वाष्पन दाब मापी से। इसका सही होगा पायरोमीटर से। प्रश्न 9 में दिया है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस या द्रव? ये विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। प्रश्न 10 में दिया है निम्न में से कौन सा सही है? F + 32/9 = C/5। बी में दिया F - 32/9 = C/5, यानी कि होता क्या है, फ़ारेनहाइट में से हम 32 को घटा देते हैं, फिर जितना होता है उसको हम क्या करते हैं, 32 घटा करके उसको हम 9 से हम डिवीज़न करते हैं, 9 से हम डिवीज़न करते हैं तो हमको सेल्सियस का 5 होता है, यानी कि ये इतना हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 11 में दिया कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं कितना? क्वथनांक और हिमांक, हिमांक मतलब जमनांक होता है और क्वथनांक मतलब उबलना को बोलते हैं, बॉयलिंग। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और 0 पर फ्रीज होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया हुआ है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है? 0, 32, 100 या -273 डिग्री। -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान बोलते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में दिया हुआ कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 280, 290, 300 या 310? केल्विन पर जो है मनुष्य के शरीर का, साधारणतः मनुष्य के शरीर का तापमान हो जाता है 310, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में दिया हुआ है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होगा? तो -40, 212, 40 या 100? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट भी -40 होगा और डिग्री सेल्सियस भी 40 होगा। कैसे? जैसे कि -40 है, इसको करेंगे, अगर ये डिग्री सेल्सियस है तो इसको पहले हम कर लेंगे 9/5, तो 9/5 कर लेंगे। तो अगर ये डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस है तो पहले क्या करेंगे 9/5, तो 5 से इसको कटाएंगे तो 5 8 जा 40, 8, 8 × 9 72, यानी कि -72, -72 में से 32 घटेगा तो -40, यानी कि दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया हुआ प्रश्न 15 में न्यूनतम संभव ताप कितना? -273, 0, -300 या 1? -273 डिग्री सेल्सियस जो है
संभव न्यूनतम ताप है। प्रश्न 16 में दिया है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप कितना होगा। तो पहले क्या करना है, 212 को 212 को हमको क्या करेंगे 5/9 कर देना हमको, इसको कर देंगे ना, ये फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में करना क्या है, पहले -32 कर देना है। 212 को -32 किए तो 180 आया। 180 को अब इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, 9 से इसे कट गया, क्या आ गया 9 2 जा 18 यानी 9 दूनी 18 20, तो 20 पंचे कितना आया 100 और उसमें 32 जोड़ देंगे, उसमें से क्या करेंगे जैसे क्या डिग्री सेल्सियस पर, हाँ उसमें 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। घटा तो पहले दिए थे, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया हुआ है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम अगर हम 9/5 से गुना करेंगे तो होगा 0, और 0 में 32 जोड़ देंगे तो 32 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न 18 में दिया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर सेल्सियस में कितना होता है, ये 36.89 होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में दिया हुआ कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन है क्या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ। तो फ़ारेनहाइट क्या 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट बनाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट अगर बनाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पहले क्या करेंगे 9/5, तो 20 पंचे 100, 20 नम 80 से 180 में अगर 32 जोड़ते हैं तो 212, तो 212 क्या है, ऑप्शन डी। प्रश्न 20 में दिया दिल्ली में जल का क्वथनांक यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलता है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलेगा। क्यों, क्योंकि मसूरी क्या है, पहाड़ पर बसा हुआ है। उत्तराखंड में मसूरी है जो ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित क्या होता है, वहाँ पर दबाव कम होगा, वायु दाब कम होगा। तो वायु दाब जैसे ही कम होगा तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु दाब अगर अधिक रहेगा तो जल का क्वथनांक भी अधिक होगा, वायु दाब कम रहेगा तो जल का क्वथनांक भी कम होगा। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैदानी एरिया में पानी उबलता है तो पहाड़ी एरिया में, ऊंचाई एरिया में 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगेगा, क्योंकि उसमें दबाव नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार के से सेट 2 का हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करवाया। तो अब मैं सेट 3 पर आपको सीधे लिए चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, सबसे पहले हम बता दें कि 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 को गुना कर देना है 9/5 से, 5 से अगर कटाएंगे तो 12, 12 नामा 108, 108 होता है। 108 में अगर हम 32 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो ये होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया हुआ किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 सेल्सियस नहीं होगा, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दिया हुआ है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता मिलता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है जल की, इसीलिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा रहता है, क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, ये सही है। इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, ये रीजन नहीं हो सकता है। इससे पात्र सुंदर दिखता, ये भी नहीं है। और इसमें स्वादिष्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। यदि हम कोई भी धातु का अगर हम स्टील का अगर हम कप का इस्तेमाल करते हैं तो गर्म चाय डालने के साथ साथ वो पूरा कप गर्म हो जाता है, तो कप गर्म होगा और उसके बाद अगर उसका जो है पकड़ने का बालाजू अगर धातु का रहेगा तो वो भी गर्म होगा, तो हमको चाय पीने में कठिनाइयाँ होगी। इसीलिए
उस डंडा को जो दिया जाता है लकड़ी का दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो होता है विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 5 में दिया जल जो है गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है। कारण क्या है? अचानक ही गिलास का विस्तार हो जाता है। जैसे गर्म अगर हम गिलास पे डालते हैं गिलास पर तो क्या हो जाता है, वो फैलने लगता है, तो गिलास इससे क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 पर क्या होता है, आयतन अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। 7 में दिया है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या अंतर होगा? जैसे ही 0 पर आयतन अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम होता है और घनत्व अधिक होता है। जैसे 0 से 4 तक गए तो आयतन कम होगा, 4 पे सबसे कम होगा, 4 से जैसे ही फिर आगे बढ़े तो आयतन वृद्धि होगा। तो पहले क्या होगा, कमेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका सही हो जाएगा पहले कमेगा और फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में दिया है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, ये सही है। जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम, गलत होगा। जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 पर न्यूनतम, नहीं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा, नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है, ठीक है, और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। सही उत्तर है। बी में दिया गर्मी के कारण रबर कमज़ोर हो जाता है। सी में गर्मी के कारण कड़ा हो जाता है, हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? और प्रभावित रहता नहीं, घटती बढ़ती नहीं। और डी में दिया कि अव्यवस्थित हो जाती है, अव्यवस्थित डी में। जैसे क्या होगा, लंबाई तो बढ़ गया, ऐसे लंबाई यहाँ इतना ठोका है तो लंबाई बढ़ गया, लेकिन चौड़ाई क्या होता है, लंबाई तो ऐसे बढ़ गया, लंबाई ऐसे ऐसे बढ़ता है, चौड़ाई भी थोड़ा कर्व हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 11 में दिया हुआ है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिस कारण से सुस्त हो जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बढ़ेगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बढ़ेगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया हुआ कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सही है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, ये रीजन नहीं है। बोतल के बाहर का तापक्रम ज़्यादा होता है और पानी गर्म करने पर फैलता नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में दिया हुआ है जब अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? कि पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, नहीं। पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता, नहीं। पाइप में जमने पर पानी फैल जाता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचत होगी, नहीं। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। रीजन सही है। सी में आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका बी। प्रश्न 16 में दिया हुआ कि किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधः सतह पर यानी कि नीचे में क्या होगा तापमान? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अथवा डी में 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्योंकि ऊपर जम जाएगा, नीचे में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। प्रश्न 17 में दिया कि शीतकाल में जब
ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमता है। सही है। बी में अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सी में सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने का अंतर्निर्मित प्रणाली होती है, मर जाते हैं। तो सही रीजन यही होगा, ऑप्शन ए। जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह जमता है, नीचे नहीं जमता है। प्रश्न 18 में ऊष्मा के संचरण की क्या विधि है? ये चालन विधि, संवहन, विकिरण, सभी विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में दिया कि ऊष्मा का संचरण किस विधि में पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन में, संवहन में, विकिरण में, तीनों में। मतलब ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते थे? ये विकिरण में, ऑप्शन सी होगा। सॉरी, ये 19 में दिया हुआ है चालन में। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन में। ये इसका सही उत्तर इसका सी ही होगा। विकिरण में क्या हो जाता है? विकिरण में अणु परिवर्तन नहीं होता, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, केवल चालन में ही जाता है, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इसका दिया हुआ कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन में तो जाते हैं, संवहन विकिरण में नहीं जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी ही। प्रश्न 20 में दिया कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में ये चालन विधि तो होता है, ठोस में संवहन, विकिरण, उपर्युक्त में से सभी। तो 20 का हो जाएगा संवहन विधि, द्रव और गैस में संवहन, ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखते हैं 19 नंबर का कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन में तो चले जाते हैं, संवहन और विकिरण नहीं होगा। इस प्रकार से सेट 3 का हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। ये फटाफट रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत है कि आप इसको रिवीजन कीजिए, आपको जो भी डाउट होता है उसमें एक्यूरेसी आपका होगा और एग्जाम में कम गलती करने की आपकी संभावनाएं प्रबल होंगी। इसलिए आप इसका शीघ्रता से अध्ययन करें। धन्यवाद।